क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो अगला पॉइंट इसी में निलंबित कुंडली का ही भाग है ये 3 पॉइंट लिख लेना। तृतीय क्षेत्र में फर्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, उसके सदिश के साथ में थीटा बराबर 90 डिग्री का। दूसरा है ध्रुवखंड अवतल आकार के, और तीसरा है बेलनाकार रॉड नरम लोहे का, क्योंकि चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। उसके बाद में आगे देखो तो 3 परिभाषाएं हैं, उनके फॉर्मूले हैं, लिख लिया नहीं है। तृतीय क्षेत्र में 3 पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता के लिए फॉर्मूला है एस आई इक्वल है पाई अपॉन आई, और ये है एन ए बी अपॉन सी। एस आई इक्वल है धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला है एस आई इक्वल है पाई अपॉन आई या फिर एन ए बी अपॉन सी। एन फेरों की संख्या है, ए क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और सी नियतांक है। ये तो है धारा सुग्राहिता के लिए। दूसरा फॉर्मूला है वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता यह है एस बी इक्वल है पाई अपॉन बी, इसके लिए एन ए बी अपॉन सी आर। ऊपर वाले प्लस कॉर्नर ए के अंदर है, इसमें आर वोल्ट काउंट हो जाएगा। तो वोल्टता सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा था, धारामापी दक्षतांक। धारामापी दक्षतांक तो ये होता है x बराबर होता है 1 अपॉन एस आई, मतलब किसका व्युत्क्रमानुपाती, धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो 2018 में क्वेश्चन पूछा है इसका कि धारामापी का दक्षतांक क्या होता है। ये तीनों फॉर्मूले लिख लो, धारा सुग्राहिता, सेकंड वोल्टता सुग्राहिता, और थर्ड है धारामापी दक्षतांक। तो इसका 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो धारा सुग्राहिता जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उसको क्या बोलेंगे, धारामापी का दक्षतांक। तो इसका अंतर जो पूछा जाएगा वो ये संकेतक है, यही होता है मेन। इसमें जो संकेतक मतलब एक तरह से मिडल होती है, सुई होती है, जिसमें बीच में 0 होता है और इधर भी 30 तक रीडिंग होती है, इधर भी 30 तक रीडिंग होती है। तो अपने लैब में जो प्रैक्टिकल करेंगे वो इसी का आधार करेगा, यही होगा धारामापी। तो इसका डायग्राम बना लेना, उसके बाद में क्रियाविधि, रचना, वचना सब कुछ सेम ही है, जो अंतर है वो तुम्हें बता दिया। तो 2016 में पूछा था। तो अगली हेडिंग लिखो संट। अगली हेडिंग है संट, SHUNT। अगली हेडिंग लिखो संट। तो संट क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध होता है। अल्प प्रतिरोध होता है जो धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है।
क्यों लगाते हैं? परिपथ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। तो L प्रतिरोध होता है वो धारामापी के समांतर क्रम में लगाया जाता है ताकि जो है जो सर्किट है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। ठीक है, अब इसमें डायग्राम क्या है वो देख लो। ए और बी दो पॉइंट ले लिए मैंने यहाँ पर, ए और बी दो पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पर जो बना रखा है वो जी है, धारामापी है। ठीक है, और ये है एस जिसको बोलते हैं शंट प्रतिरोध। तो इसमें क्या होगा, कुल धारा है आई है। ठीक है, कुल धारा आई है। अब ये दो भागों में बढ़ जाएगी, कौन कौन से हैं? एक तो आई एस हो जाएगा जो शंट में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी, और ये हो जाएगा आई जी धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी कुल धारा या जिसको बोलेंगे मुख्य धारा। अब तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने, आई बराबर हो जाएगा आई जी प्लस आई एस, ये आ जाएगा, ये समीकरण आ जाएगी फर्स्ट। कुल धारा का मान आई जी प्लस आई एस के बराबर हो जाएगा। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार करेंगे तो इसमें क्या होगा कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा। तो एक तरफ अपने इसका दोनों का ले लेंगे एस और आई एस, और एक तरफ आ जाएगा जी और आई जी। एस यहाँ पर प्रतिरोध है, शंट प्रतिरोध है, आई एस शंट की धारा है, जी धारामापी का प्रतिरोध है, और आई जी धारामापी का जो प्रवाहित धारा है। अब इसको वापस अपने लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख रहा हूं आई एस अपॉन आई जी लिख दिया, और इसको लिख दिया जी अपॉन एस। देख लेना, इसको लिखा है मैंने आई एस अपॉन आई जी लिख दिया, और इसको मैंने जी अपॉन क्या लिख दिया, एस लिख दिया, इसी समीकरण 2 को। अब क्या करना है, दोनों तरफ एक एक जोड़ दो। तो इसको आप लिखेंगे तो क्या रहेगा आई एस अपॉन आई जी प्लस 1, और आगे आ जाएगा जी अपॉन एस प्लस 1। देख लेना, साथ साथ समझते जाना। आई बराबर मैंने आई जी प्लस आई एस लिखा है, ये समीकरण 1 है। फिर बाद में एस आई एस ये किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार मैंने लिखा है, और इधर इसका प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है। तो मैंने आज लिख दिया आई एस अपॉन आई जी इक्वल जी अपॉन एस। अब दोनों तरफ 1 1 जोड़ दिए मैंने एक एक। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका आई जी तो यहाँ पर आएगा आई एस प्लस आई जी, और इसका आ जाएगा एस जी प्लस एस। अब आई एस प्लस आई जी ये किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 में देखो आई के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आ जाएगी किसकी, आई अपॉन आई जी इक्वल जी प्लस एस अपॉन एस। तो एक इक्वेशन तो इसकी ये आ जाएगी। अब तुम्हें जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रख देना। आई जी की पूछे या जी की पूछे या एस की पूछे, तो ये है अपना शंट। लिख लो, वापिस देख लो अपने वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में क्या होगा, जो उच्च प्रतिरोध है वो धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो इसके लिए V बराबर आई जी आर एच प्लस जी। आर एच यहाँ पे क्या है, उच्च प्रतिरोध है, प्लस जी धारामापी है, तो इसको अपॉन ले दो, तो V अपॉन आई जी इक्वल आर एच प्लस जी। तो आर एच का मान निकालेंगे तो आर एच इक्वल आएगा V अपॉन आई जी माइनस जी। और फिर देखना परिमित लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र है। बता देता हूं कि एक्स वाई एक चालक तार लिया है परिमित लंबाई का,
जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से O से जो P की है वो दूरी R है और यहाँ पर जो एंगल है वो फाई है और इनका जो बीच का वो डी फाई है और ऊपर वाला वो फाई 1 है, ऊपर वाला फाई 1 है और नीचे वाला कौन सा है फाई 2 है। ठीक है, और एक त्रिभुज ले लिया ABR और AB का जो अल्पांश है वो किसके बराबर है, DL के बराबर है। तो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार पहले ये लिखा मैंने dB इक्वल म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r²। अब त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ABR, तो इसके द्वारा sin थीटा इक्वल AR अपॉन AB और AR का मान किसके बराबर होगा, AR बराबर होगा AB sin थीटा। अब AB की वैल्यू किसके इक्वल है, DL के, तो AR इक्वल आ जाएगा DL sin थीटा। ये समीकरण आ जाएगी तुम्हारी दूसरी। अगर ये पॉइंट पूरा नहीं होगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बस यही पॉइंट बचा है, फिर अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से। नहीं समझा तो वापस बता देना। AR बराबर लिखा मैंने DL sin थीटा, फिर चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। तो चाप है AR बराबर है कोण है R d फाई, कोण d फाई है और त्रिज्या है R। ये समीकरण है 3। देखते जरा साथ साथ। मैंने पहले बायो सावर्ट का नियम लिखा है म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r²। उसके बाद में त्रिभुज लिया है ABR, उसके बाद में AR अपॉन AB और AR इक्वल लिखा है AB sin थीटा और AR इक्वल AB की वैल्यू किसके इक्वल है, DL, तो DL sin थीटा। फिर चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या होता है। तो चाप यहाँ पर है वो कौन सा है, AR है। अब समीकरण 2 है 3 के द्वारा आगे लिखना, समीकरण 2 है 3 के द्वारा समीकरण 2 है 3 के द्वारा। तो समीकरण 2 है 3 को बराबर रखोगे तो क्या आ जाएगा इसका, DL sin थीटा बराबर आ जाएगा R d फाई। अब ये समीकरण दे दो 4। अब ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा, अपने बच्चे लिखेंगे वो। अब समीकरण 4 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो क्या जाएगा, dB इक्वल म्यू नॉट I dl sin थीटा। dl sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा, R d फाई आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा R d फाई अपॉन में, अब क्या लीजिए 4 पाई r², तो आ जाएगा 4 पाई r²। एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो dB इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट I d फाई अपॉन 4
पाई आर। अब जो एक त्रिभुज बन रहा था उसका नाम क्या था, OPA, त्रिभुज OPA देख लेना, OPA। तो इसमें आएगा cos फाई बराबर D अपॉन R, एक बार देख लेना डायग्राम में क्या है क्या नहीं है। अब इसका मान इसमें रख देना, तो DB इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट I, यह आ जाएगा cos फाई D फाई अपॉन 4 पाई D। और अब तुम्हें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। ये तो डीबी अपने छोटे से के लिए मान के लिया गया, अब पूरे के लिए करोगे तो इंटीग्रेशन, तो उधर वाला मिटा रहा हूं मैं। अब देगा b इक्वल डीबी माइनस फाइव टू और ये प्लस फाइव वन। नीचे की तरफ फाइव टू वाला था, इसके माइनस है, ऊपर वाला है वो फाइव वन है, और ये है डीबी, ये डीबी। तो वापस माइनस फाइव टू और ये फाइव वन। तो डीबी का मान है वो आगे रख देंगे, ये म्यू नॉट आई क्या जाएगा cos पाई डी पाई अपॉन 4 पाई डी। अब म्यू नॉट आई 4 पाई डी बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा b इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन, यह आ जाएगा cos पाई और ये डी पाई। उसके बाद में अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, लास्ट होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यह आ जाएगा साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। ये फाइनल फॉर्मूला।